न्यूक्लियर थ्योरी वाली बात आ रही है कि दैट इंडिया ने कुछ देखिए, ब्रह्मोस ने तो रास्ता देख लिया है और वो उसके ऊपर और 2-3 मारेंगे तो पाकिस्तान तो गया। बायोलॉजिकल वेपन्स को कहा जाता है ये न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। सिविलाइजेशन जो है वो समाप्त हो सकती है पूरे के पूरा। व्हाट इज द रोल ऑफ आईएसआई इन पाकिस्तान? आतंक है उसके साथ कनेक्टेड है आईएसआई, और इसलिए पाकिस्तान की जो फौज है 5,000 करोड़ के आसपास वो हिंदुस्तान में और खासकर कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए इन्वेस्ट कर। क्वेश्चन है कि क्या कभी सुधर सकते हैं अगर उधर को कोई ऐसी पार्टी या उधर को कोई नेता हो? जुल्फिकार अली भुट्टो कहते थे कि हम भारत के साथ 1000 साल तक लड़ेंगे, हम घास खाएंगे पर हम अपना इस्लामिक बम बनाएंगे। फिलॉसफी है वो, उसको नहीं छोड़ना। एक्चुअली उधर टेरर पनप रहा है, उसमें फायदा किन किन देशों का? उनके खुद के रक्षा मंत्री कहते हैं कि 30 साल से अगर हम आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं वो अमेरिका के कहने पर दे रहे हैं और यूके के कहने पर दे रहे हैं। कोई इस्लामिक कंट्री का अभी तक ये बयान नहीं आया कि दैट हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, बट हाँ ये जरूर वो खिलाफ भी नहीं है। जो ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम कहते हैं आतंकी है, उनके परिवार में आकर के उनकी लड़कियों के साथ छेड़ाछाड़ी कर रहा है, के बावजूद भी वो ये नहीं कभी कहा उन्होंने कि हमारे घर में आतंक है। सारी चीजें हो भी जाएं, ये जो टूटा हुआ पाकिस्तान है उसमें इंडिया को कोई प्रॉफिट है? जिन्हा ने ही पहल की माउंटबेटन के साथ ये बलूचिस्तान को आजादी चाहिए तो आजादी दे दी जाए, तो ये जिन्हा ने चाल चली। एक देश का सोल्जर दूसरे देश में गलती से चला जाता है, किसी ऑपरेशन करते वक्त फंस जाता है। 1971 की लड़ाई के बाद जब हमने 93,000 उनके प्रिजनर्स ऑफ वॉर छोड़े, उन्होंने हमारे ये 54 आदमी नहीं छोड़े। क्या 3rd डिग्रीज वगैरह तो होते ही होंगे? जैसे कारगिल में किया खा लिया है, बाकी जब लोगों के साथ जो किया उन्होंने वो तो बेचारे मर ही गए। जब सैल्यूट करते हैं इंडियन आर्मी में तो इट इज लाइक दैट, एंड व्हेन एयर फोर्स जवान सैल्यूट इट इज लाइक दैट, एंड व्हेन अ नेवी जवान शूट इट्स इज लाइक दैट। तो व्हाई? ये है कि सो नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू द प्रतीक शो। आज का जो एपिसोड होने वाला है वो बहुत ही अमेजिंग होगा, बिकॉज आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही एक यूनिक पर्सनालिटी है, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, जिनको जाना जाता है हीरो ऑफ सियाचिन, हीरो ऑफ इंडिया चाइना वॉर। ये वो इंसान है जिनके नेतृत्व में इंडिया ने सियाचिन के ऊपर झंडा लहराया था, चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया था और कारगिल वॉर जीती थी। तो ये वो हीरोइक पर्सनालिटी है इंडियन आर्मी की, जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, जिनके पास कुछ अमेजिंग अनहर्ड स्टोरीज हैं, जिनके पास बेटर नॉलेज है। इसलिए आज मैंने इनको द प्रतीक शो पे इनवाइट करा है, ताकि हमको इंडो पाक कंडीशन के ऊपर बेटर पर्सपेक्टिव मिल पाए एंड हमको एक बेटर क्लैरिटी मिले। उनके अनुभव से हम ये जान पाए कि दैट इंडिया जो सीज फायर का पालन कर रहा है वो सही है या गलत। बलोचिस्तान का क्या हुआ, बलोचिस्तान कैसे बना एंड आज़ादी कैसे मिलेगी, इन सब चीज़ों पे भी हमने चर्चा करी है। तो आज का एपिसोड आपको बहुत सारी नॉलेज देगा एंड ये सारी बातें हमें बताई हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी ने, जिनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इंडियन आर्मी का। सो बने रहिए इस पॉडकास्ट में एंड कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बिकॉज आप बहुत कुछ आज समझने वाले हो, सुनने वाले हो और आपको बहुत मजा आने वाला है। सो पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज हमारे 70% व्यूअर्स बिना सब्सक्राइब करे ही लौट जाते हैं। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है और बेटर टू बेटर गेस्ट को अप्रोच करने के लिए हेल्प करता है। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना एंड मैं मिलता हूं सीधा आपको पॉडकास्ट में। यू आर वॉचिंग लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ऑन द प्रतीक शो। सर मैं बात करना चाहूँगा दैट एक चीज़ बहुत पाकिस्तान से उठ के आती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ रोल ऑफ आईएसआई। एक्चुअली कोई भी हमला होता है या कोई टेरर अटैक होता है या टेरर ग्रुप्स हैं, इन सब के पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन का हाथ बताया जाता है, दैट इज़ आईएसआई, जो उसकी पाक मिलिट्री के साथ भी मिली हुई है। सारी चीज़ें इन्हीं की वजह से होती हैं। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ आईएसआई इन पाकिस्तान? देखिए, आईएसआई पाकिस्तान फौज का ही एक अंग है। ओके। इसलिए डीजी आईएसआई जो है वो उसको नियुक्त किया गया है एनएसए, पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, जो आसिम मुनीर, जिन्हें आजकल हाफिज मुनीर भी कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से वो मौलाना जैसे हरकतें कर रहे हैं और बड़े बड़े स्पीचेस दे रहे हैं,
तो उससे भी साफ दर्शाता है कि उनकी मानसिकता क्या है। तो आईएसआई उन्हीं का एक स्पाई एजेंसी है जो स्पाइंग करता है, जो दूसरे देशों के ऊपर नज़र रखता है, दूसरे देशों में किस तरीके से वहाँ पे गड़बड़ पैदा करनी है, वो जो दूसरे देश के फॉल्ट लाइंस हैं उनको कैसे उसका फ़ायदा उठाना है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे देश में भी चंद एक OGW बोलते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स बोलते हैं, स्लीपर सेल्स बोलते हैं, चंद एक ऐसी संस्थाएं खड़ी होती हैं जिनका झुकाव जो है वो दुश्मन देश की तरफ होता है। हमारे बीच ऐसे कई पॉलिटिकल लीडर्स भी होते हैं जिनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ होता है, कईयों का चीन की तरफ झुकाव होता है। तो झुकाव होने में कोई ये नहीं है, लेकिन जब आपको मालूम है कि वो आपका दुश्मन है तो बोलते हैं द स्लीपिंग विद द एनिमी, मतलब हमने दुश्मन के साथ जाके उसके साथ ही मिलजुल जाना मतलब एक खतरे की घंटी है, क्योंकि आप फिर रैशनली सोच नहीं सकते। तो ये जो आईएसआई है उसका मकसद ही इंटेलिजेंस यूनिट है ऑफ पाकिस्तान, और उसका जैसे मैंने कहा कि मकसद दुश्मन के बारे में पता करना, दुश्मन के बीच में अफवाहें फैलाना, दुश्मन के बीच में जाके अपने संगठनों को डालना और उनको लड़वाना, और किस प्रकार से दूसरे देश को नीचे गिरा सकते हैं उसमें मदद करना। तो ये आईएसआई का जो पाकिस्तान है, जो कि इंटरेस्ट पाकिस्तान में होएगा अधिकतर, तो पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो एक बड़ी अलग सी फ़ौज है, क्योंकि हर देश की फ़ौज होती है, पर पाकिस्तान में फ़ौज की देश है, मतलब पूरा फ़ौज जो है उसका पूरा देश पाकिस्तान उसका अपना है। और 1947 से लेकर के आज तक आधे वक्त से ज़्यादा या तो पाकिस्तान की फ़ौज ने सत्ता संभाली या फिर उसने रिमोट कंट्रोल के द्वारा सत्ता संभाली। जैसे शहबाज शरीफ अभी हैं, उनको बोलते हैं वो तो रबर स्टैम्प प्राइम मिनिस्टर है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है जब तक उसको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आसिफ मुनीर कुछ कहे ना। और यही कारण है कि आसिफ मुनीर ने उसके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए अपने ही डीजी आईएसआई, जो आप पूछ रहे आईएसआई, अपने ही डायरेक्टर जनरल आईएसआई को बिठाया कि भाई आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बन जाए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मतलब जैसे अपने यहाँ डोवल साहब हैं, हाँ जी, इस वक्त इस तरह के माफिक उन्होंने एक प्रधानमंत्री के साथ बिठा दिया कि प्रधानमंत्री जो है पाकिस्तान का वो ऐसे कुछ हरकत ना करे, या ऐसे मतलब उसके पास भी एक अपना ही आदमी बिठा के रखा है कि एक दूसरे के ऊपर शक, ये प्रधानमंत्री को ऐसी गड़बड़ ना कर दे। जैसे हमने देखा कि 99 में कारगिल के वक्त मुशर्रफ ने कहा था कि मैंने अपने प्रधानमंत्री को बताया कि मैं इस तरह की हरकत करने वाला हूँ, और पर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे तो बताया ही नहीं, मुझे तो मालूम ही नहीं कि मुशर्रफ ने इस तरह की कार्रवाई कारगिल में करनी है करके। और बाद में उसने कहा कि उसने अगर बताया भी होगा तो उसने ऐसे घुमा फिरा करके बताया तो मैं तो समझा ही नहीं। तो ये जो होता है मतलब जो धूर्त लोग होते हैं, और ख़ासकर पाकिस्तान में एक विडम्बना है कि ज़ियाउल हक जलंधर के थे, और वो भी इसी तरह टू ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स की बात करते थे। मुशर्रफ चांदनी चौक का था, और मुशर्रफ भी यही कि किस प्रकार से मुशर्रफ साहब चांदनी चौक की। और आप देखो कि वो तो बार बार बोलते थे मसूद अजहर, हाफिज सईद, ये जितने भी, ओसामा बिन लादेन, ये तो हमारे हीरो हैं, ये तो हमारे हीरो हैं, वो मुशर्रफ कह रहे हैं। और ये आसिफ मुनीर, ये भी जलंधर के हैं, और उनकी भी सोच आप देख लो, वैसी ही सोच है जो एक मैं कहूँगा रेडिकलाइज्ड एक मानसिकता जो है, एक जो कट्टरपंथी मानसिकता जो है, जो मुसलमानों को अपने विदेश में भारत के बरखिलाफ उकसाने की टू नेशन थ्योरी जो जिसके द्वारा जिन्होंने दो देश भारत का बंटवारा किया, उसको याद दिलाने की, बार बार ये कहने की कि मुसलमान जो है वो हिंदुओं से परे है, वो खाता अलग है, पीता अलग है, रहता अलग है, सोच अलग है। तो ये जो बातें करने, ये साफ दर्शाता है कि वो एक तरीके से एक मैं कहूँगा नैरेटिव के द्वारा भारत के मुसलमानों के बीच फूट पैदा करना, और भारत के मुसलमानों के बीच में एक तरीके से, जैसे मुशर्रफ कहता था कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब से कोई लेना देना नहीं, मेरे पास कितनी भी फौज हो, हमें कोई लेना देना नहीं, हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हिंदुस्तानी मुसलमान। मतलब अगर मुशर्रफ की सोच थी कि हिंदुस्तानी मुसलमान ही उसको फ़ायदा देगा, और ये कहते हैं उनके मिनिस्टर कहते हैं कि ये जो मदरसे में बच्चे हैं हमारे, ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है।
तो आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा पड़ोसी देश जिसकी मानसिकता, सोच एक उग्रवादी, एक मदरसे से एसोसिएटेड, और मदरसे में उस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को बचपन से सिखलाई देना, और वहाँ पे आपको आश्चर्य होगा कि जब 1, 2, 3, 4, 5, 6 जब सिखाते हैं छोटे छोटे बच्चों को, इतने छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो एक में एक AK-47, 2 में 2 AK-47, 3 में 3 AK-47, इस तरह से उनकी सिखलाई शुरू होती है, ताकि उनका पर्सपेक्टिव ही बदल जाए। हाँ, बचपन से ही आप अगर 1, 2, 3, हम तो बोलेंगे किसी को एक मतलब कोई चीज रखेंगे बच्चे को सिखाने के लिए या बताने के, वहाँ पे एक मतलब एक AK-47, 2 AK-47, तो इस तरह से जब सिखलाई बच्चों को दी जाती है या उनको बताया जाता है कि आपके पास 5 गोलियां हैं, आपने 2 गोलियों से 2 दुश्मन मारे तो आपके पास कितनी गोलियां बची, तो आप बता सकते हैं कि अगर बच्चों को बचपन से इस तरह की सिखलाई दी जाए, मारा मारी, हथियार, तो उसकी मानसिकता क्या होगी। बिल्कुल सही बात है। ऐसा देश पड़ोसी है तो उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। हम लोग भारत के अंदर बहुत बड़ा दिल रखते हैं, राइट। वो एक मुझे लगता है एक खामी भी है, अच्छाई भी है, ये हम पुरानी सभ्यता है, अच्छी बात है और होना भी चाहिए। पर जब हमें मालूम है कि दूसरा जो पड़ोसी है वो बिल्कुल ही निकम्मा है, तो उसके साथ वैसे ही पेश आना चाहिए और उसको उसकी जगह दिखाने की हमारे में काबिलियत आज है, जो अपने प्रधानमंत्री ने अभी सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसमें वो पूरा दर्शाया कि हम अगर आपके साथ अच्छे हैं तो हम आपको सबक भी सिखाने की काबिलियत रखते हैं। हमारे पास वो सब साधन हैं जो हम आपके आतंकी संगठनों को बर्बाद कर सकते हैं और जो उनकी मदद कर रहा है उनको भी बर्बाद कर सकते हैं। ये जो मैसेजिंग था ये पाकिस्तान को पहले भी दिया, उरी के बाद भी हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा के बाद भी हमने बालाकोट किया। और पाकिस्तान जो है वही है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहनी है, सुधरता नहीं, समझता नहीं, अक्ल आती नहीं, तो फिर से पहलगाम किया जहाँ पे उसने 26 बिल्कुल ही नादान जो टूरिस्ट लोग हैं और कई हमारी बेचारी लड़कियों का सिंदूर के साथ उसने छिलवाड़ किया। तो अब सबक तो सिखाना ही था, तो वक्त तो आ गया सबक सिखाने का और बहुत अच्छा सबक सिखाया कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, अमेरिका के पास गया, वहाँ पे गड़गड़ाने लगा कि हमें हिंदुस्तान से बचाओ और नहीं तो हिंदुस्तान तो हमें तबाह कर देगा। तो वो जो न्यूक्लियर ब्लफ बार बार हम लोग कहते थे कि न्यूक्लियर है पाकिस्तान, हमें धमकी देता था, तो प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया भाई हमारे को आतंक किसी जगह पे हो, कहीं पर भी हो, हम तो बर्बाद करेंगे, हमारे पास जीरो टॉलरेंस है। एक स्टेटमेंट से क्लियर हो गई दैट अब की बार विल नॉट टॉलरेट, अब की नहीं, आज के बाद कभी भी नहीं। राइट, मतलब अब सवाल साफ हो गया है कि अगर बातचीत पाकिस्तान के साथ होगी तो आतंक रोकने के ऊपर होगी। अगर अभी भी जो ऑपरेशन सिंदूर है वो बंद नहीं हुआ है, स्टिल ऑन, और ऑन इसलिए क्योंकि अगर आप दोबारा इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर आपके पास, पर पाकिस्तान है वो तो डिनायल मोड पे रहता है, कभी भी पाकिस्तान मानेगा नहीं है, उसको कितने भी सबूत दे दो वो कहेगा नहीं है। कसब को भी हमने 29/11 मुंबई में पकड़ करके जब उसने वो बांध करके हाथ में लाल धागा और फिर आया बताने के लिए, अगर मर जाता तो लोग बोलते, और हमारे बीच में भी लोग हैं जो बोलते थे हिंदू टेरर है, हिंदू टेरर है, तो हमारे बीच के भी लोग जो हैं वो सीधे नहीं हैं और हमारे बीच में भी जो मानसिकता है एक उदार मानसिकता कह सकते हैं या गलत एक मानसिकता कह सकते हैं। और अगर आप देश प्रेम की जो भावना है, अगर आपने काला कोट डाला है तो काला ही है ना, राइट। मैं अगर कहूँ मेरे को तो सफ़ेद नज़र आ रहा है तो फिर तो मेरी सोच में कुछ गड़बड़ है, या मुझे वो नीला नज़र आ रहा है तो मेरी सोच में गड़बड़ है, राइट। तो पर ये जो है कई लोग हमारे बीच में जो काले और सफ़ेद के बीच में शेड्स ऑफ ग्रे में जो अपने आप को रखने की कोशिश करते हैं, ये गलत है, देश के लिए ठीक नहीं है। आप किसी के बरखिलाफ हो सकते, मेरी और आपकी सोच नहीं मिले कोई बात, राइट, कोई बात नहीं। अगर घर में परिवार में भी आप कोई चीज़ लेते हैं तो जरूरी थोड़ी है कि सबकी सोच मिलती है, लेकिन परिवार तो परिवार है, परिवार और वैसे ही रहना चाहिए। और भिन्न सोच विचार हो सकता है लेकिन देश के बरखिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। सो सर आई वॉज आस्किंग दैट सर हर देश के अंदर एक इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, जैसे हमारी रॉ है, उनकी ISI है, बट किसी देश की इंटेलिजेंस एजेंसी का ना इतना बड़ा रोल नहीं होता किसी देश में कि भाई वो आर्मी को भी कंट्रोल करे, इन्फ्लुएंस करे, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करे, टेरर ग्रुप्स चलाए। मतलब उनका एजेंडा क्या है, दैट व्हाई दे आर डूइंग दैट।
वो ये सब कर क्यों रहे हैं? मतलब एक इंटेलिजेंस एजेंसी होने के बावजूद दे आर डूइंग दैट। इंटेलिजेंस एजेंसी का काम ही ये होता है, ओके, लेकिन उनका काम उससे बढ़कर है कि राइट। किस तरीके से आतंक फैलाना। हम्म, जो आतंक है उसके साथ कनेक्टेड है आईएसआई, और ओके, इसलिए पाकिस्तान की जो फौज है वो तकरीबन 30 अरब डॉलर्स का बिजनेस करती है सालाना। जब इतना बड़ा बिजनेस पाकिस्तान की फौज करती है तो ऑब्वियसली वो तकरीबन उसमें से मैं कहूँगा कि 5,000 करोड़ के आसपास, कुछ भी नहीं, पीनट्स एब्सोल्युटली पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इतना वो हिंदुस्तान में और खासकर कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो वो पैसा जब इधर लगाते हैं तो शायद चंद एक लोगों में जिनका वो OGW बनते हैं, स्लीपर सेल्स हैं, जिनको वो ट्रेनिंग देते हैं, जिस तरीके से पहलगाम में आपने देखा कि मासूमों को अपने मजहब के लेकर के उन्होंने मारा। तो ये जो मानसिकता फैलाना, उनको ट्रेन करना, उसके ऊपर पूरा वक्त, मतलब उनका फोकस है कि हिंदुस्तान को किस तरीके से बांग्लादेश बनने के बाद 1971 में तो जियाउल हक की एक पॉलिसी उसने निकाली कि जुल्फिकार अली भुट्टो कहते थे कि हम भारत के साथ 1000 साल तक लड़ेंगे, हम घास खाएंगे पर हम अपना इस्लामिक बम बनाएंगे। तो उसको लेकर के जियाउल हक ने कहा वी विल ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। तो वो जो उनकी फिलॉसफी है वो उसको नहीं छोड़ रहे, और वो तब तक जब तक कि पाकिस्तान खुद ये समझता नहीं है कि आतंक का, जो खुद कह रहे कि हम तो पीड़ित हैं आतंक की, वो पीड़ित नहीं है, वो ही आतंक के सौदागर है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे नहीं, एक ही वो आतंक का सौदागर पाकिस्तान है, पीड़ित नहीं है, वो सौदागर है। इसलिए मिसेस क्लिंटन जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी 2013 में, उन्होंने कहा इनको कि अगर आप सांप पाल रहे हैं अपने पिछवाड़े में और ये सोच करके कि आपके दुश्मन को काटेंगे तो एक वक्त ये आपको भी काटेंगे। तो अब ये कहना कि हम पीड़ित हैं, हम पीड़ित हैं, पीड़ित नहीं है, वो तो कुछ सौदागर है, और वो सौदागर होने के कारण ये दिक्कत अब उनको आ रही है। ओके सर, उधर जैसे उधर हमारे इधर जैसे पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उधर भी वैसे ही वो दिखाते हैं कि दैट उधर भी यही है, बट उधर इंटरनली आर्मी चीफ कंट्रोल करते हैं, जो भी उधर की आर्मी कंट्रोल करती है। क्या उधर ये हालात कभी, लिटरली में एक ऐसी क्यूरियोसिटी बेस्ड क्वेश्चन है कि क्या कभी सुधर सकते हैं? अगर उधर को कोई ऐसी पार्टी है, उधर को कोई नेता हो, अगर वो सुधारना चाहे तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो सुधर सकते हैं? देखो, पाकिस्तान में जो करप्शन है हाँ जी, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और आज़ादी के वक्त वहाँ पे सिर्फ 30 परिवार होते थे जो पूरे देश को संभालते थे। अच्छा, आज की तारीख में 100 परिवार हो गए होंगे। तो वहाँ पे जितने रईस हैं, जितने पैसे बनाते हैं फौजी जनरल्स और बाकी जो उनके रईस परिवार के जो लोग हैं, वो पाकिस्तान में नहीं रहते, वो पाकिस्तान के बाहर रहते हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, कनाडा में, तो ये सब बाहर, यूके में, तो ये सब बाहर रहते हैं। तो उन्हें कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान अच्छा करे ना करे, मदरसे में सीखे या कहीं गली कुचे में सीखे, उन्हें कोई लेना देना नहीं। अपना एजेंडा सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल, भारत अपनी तरक्की कर रहा है, भारत चांद के पास जाने की सोचता है, भारत के सारे साइंटिस्ट, सारे जो सोच विचार वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अमेरिका में हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जो एक मूल के लोग हैं वो किस तरह पूरे विश्व भर में विश्व को और उद्धार और उसका तरक्की के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पर वो आप पाकिस्तानी देखें, पाकिस्तान मतलब आतंक। आप उसामा बिन लादेन कहाँ मिला? पाकिस्तान में। बाकी आतंकी हाफिज सईद का है पाकिस्तान में, दाऊद इब्राहिम का है पाकिस्तान में, मसूद अजहर का है पाकिस्तान में। तो जहाँ पे भी विश्व में जहाँ पे भी आतंकी होंगे उनकी तार आपको पाकिस्तान में ही जुड़ी दिखेगी। तो पाकिस्तान ने आतंक का सहारा लिया है, और आतंक का सहारा लिया है तो अब जितना मर्जी जोर लगा ले, पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही रहेगा, नापाक हरकतें ही करेगा और अपना पतन, वो कहते हैं ना, या मतलब खुद के अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है पाकिस्तान ने। अमंग द ग्लोब बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज इस समय ऑपरेट है। देखो, कोई इस्लामिक कंट्री का अभी तक ये बयान नहीं आया कि दैट हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, बट हाँ, वो ये ज़रूर, वो खिलाफ भी नहीं है। ऐसा क्यों है कि दैट वो सपोर्ट भी नहीं करते? जैसे सऊदी है, एक सऊदी रीजन है, वो सपोर्ट नहीं करते, वो ये दिखाते हैं हम सपोर्ट नहीं करते, बट वो खिलाफ भी कुछ नहीं बोलते।
अकॉर्डिंग टू यू व्हाई? इसमें कुछ मजहब का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैंने खुद कश्मीर घाटी में भी देखा कि जो मेहमान नवाजी होती है उनकी अपने मजहब के लोगों के लिए, हाँ, इर्रेस्पेक्टिव कि वो आतंकी है, वो उनके परिवार में आकर के उनकी लड़कियों के साथ छेड़ाछाड़ी कर रहा है, वो उनको इस्तेमाल कर रहा है, उसके बावजूद भी वो ये नहीं कभी कहा उन्होंने कि हमारे घर में आतंकी है। तो ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं या तो एक भाईचारा जो ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम कहते हैं, वो ब्रदरहुड, वो चाहे जो वो ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम जो मिडिल ईस्ट में हुआ और जो इजिप्ट में हुआ वो अलग, वो तो अलग, पर ये जो मैं ब्रदरहुड कह रहा हूँ ये वो भाईचारा, क्योंकि मजहबी भाईचारा जो फिर बिल्कुल आपको अंधा कर रहा है, आप देख नहीं पा रहे हैं उस चश्मे से कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। और आप अपने, क्योंकि वो मेरा है, मेरे मजहब का है, तो मैंने उसका हर हमेशा साथ देना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये जो सोच है, ये सोच उनको ले डूब रही है। मतलब ड्यू टू रिलीजन काइंड ऑफ थिंग वो अगेंस्ट नहीं जाते। टोटल इसमें कोई शक ही नहीं, मजहबी है। और आप देखोगे कि ये खुद बहुत कम लोग इतनी हिम्मत कर पाएंगे कि अपने ही मजहब में रह करके आवाज़ उठाएं कि जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उनको लगता है कि क्यों किसी से क्या कहना है, चलते रहो। फेंस सिटर्स जिसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ये फेंस सिटर्स हैं। राइट सर, एक ये चीज़ बात भी आती है कि दैट जियोपॉलिटिकली बहुत सारे देशों को ये अवेयरनेस है कि पाकिस्तान ही टेरर को पाल रहा है, प्रमोट कर रहा है, हर चीज़ वो जानते हैं कि रियलिटी क्या है, बट उसके बाद भी वो कुछ बोलते नहीं है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद देखा करते हैं कभी कभार। एक्चुअली उधर टेरर पनप रहा है, उसमें फ़ायदा किन किन देशों का है? मतलब क्या फ़ायदा है? वाई दे आर नॉट डूइंग एनी एक्शन? अगर सब मिल जाए तो उसको रोका जा सकता है। देखिएगा, ये जो जिहाद है, हाँ, जो पाकिस्तान की आर्मी का एक मोटो है, जिहाद, हाँ, उसका मुझे लगता है कहीं ना कहीं रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। इस्लाम ऐसा एक मजहब है जो मीन्स टू ऑलमोस्ट बी इन ओबेंस, इन मैं कहूँगा कि प्यार, इट्स रिलीजन ऑफ लव। राइट। लेकिन उसका दुरुपयोग, उसका जो नेगेटिविटी जो है, बोलेंगे नहीं ये काफिर है, ये इसके साथ जिहाद करना है, ये अगर मेरे मज़हब का नहीं है, नहीं मानते तो इसको मारना है। ये जो कई कई ऐसी बातें जो होती हैं, आई थिंक इट इज़ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। ये आई डोंट थिंक इट इज़ बीइंग अंडरस्टूड वेल, जिसके कारण ये जो मौलाना है, क्योंकि क्या होता है, हर जो मुसलमान है वो दिन में 5 बार नमाज पढ़े ना पढ़े वो बात अलग है, पर दिन में 5 बार नमाज पढ़नी है। हर जुमे के दिन उसने अपना मस्जिद में जाना है। तो जब मस्जिद में जाना है और 5 बार नमाज पढ़नी है, वो तो अच्छी बात है, नमाज पढ़नी है, वो तो कम से कम दिन में 5 बार आदमी को सीधे रास्ते में लाने के लिए बार बार आप अपने आप को कह रहे हैं कि मैं गलत रास्ते पे ना जाऊं, मैं सीधे रास्ते पे आऊं। वेरी गुड, दैट्स अ एक्सीलेंट थिंग। पर जो मौलाना है, जो मौलवी है, जहाँ पे आप जाते हैं हर जुमे के दिन, अब वो आपको क्या कह रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। अब वो अगर इसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन आपको दे रहे हैं तो वो आपकी सोच को वो मार रहे हैं, अच्छी सोच को मार रहे हैं, वो अपनी सोच थोप रहे हैं। आप एक हिंदू को नहीं देखेंगे, आप से मैं अगर पूछूं आप कितनी बार मंदिर गए, तो आप शायद काफ़ी टाइम से नहीं गए, और मंदिर आपने रास्ते में देखते आपने हाथ जोड़ा और चल दिए, तो आप देखते हैं कि आप में वो नहीं है। और आप जब मंदिर गए तो पुजारी था या नहीं था आपको मालूम नहीं है, वो पुजारी भी आपसे बात नहीं करता है, आपने वो दान किया नहीं किया वो भी नहीं, आपने वहाँ से बतासे खाए या आपने वो थोड़ा बहुत बूंदी खाई और चल दी। तो अपनी जो सोच है वो अलग है और उनकी जो सोच है वो अलग है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अपने फ्लॉक को, अपने मजहबी लोगों को कहीं
जाने नहीं देना, अपने उसको बांध करके रखना, कट्टरपंथी कट्टरपंथी, मानसिकता। और उनको ये बार बार याद दिलाना कि आप जब मार्टर हो जाएंगे, आप जब शहीद हो जाएंगे, तो आपको ऊपर 72 हुरें मिलेंगी। तो ये जो है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक गलत भावना है, क्योंकि कहीं पर कुछ नहीं है, जो कुछ भी है यही है। अगर आप खुश हैं तो जन्नत है, आप दुखी हैं तो यही नर्क है। नर्क है। तो ये कहना है, पर ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर हम लोगों ने इसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करके मुझे लगता है ऐसे कि थोड़ा, और ये जो सोच विचार है, ये मुसलमान जो है वो ही बदली कर सकता है। मैं और आप कितना भी कह लें, शायद वो कहेंगे कि नहीं जी आपकी सोच गलत है। तो ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो भी रिफॉर्म्स आने हैं वो अंदर से आने हैं, Right. बाहर से रिफॉर्म्स नहीं आ Internally. सकते, क्योंकि वो आने मुश्किल होंगे। तो देखते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि सऊदी अरेबिया आप देखिएगा बहुत तरक्की कर गया। जो जिस प्रकार से वहाँ पे कट्टरपंथी था वो हट गया है। अब आप देखते हैं वहाँ पे औरतें गाड़ियाँ चलाती हैं, हाँ। बात करती हैं, सब कुछ को मतलब धीरे धीरे करके वहाँ पे एक तरीके से रिफॉर्म होने का जज्बा है, और वो हो रहे हैं। राइट। और वैसे ही जो देश जो काफ़ी मॉडर्न थे, इस्लामिक, वो और कट्टरपंथी बन गए। तो कहीं ना कहीं आप देखिए विडम्बना है, कहीं कहीं ISIS का प्रभाव सबको अलग एक कट्टरपंथी में सोच पे डाल रहा है। और सऊदी अरेबिया जहाँ पे सब हज के लिए जाते हैं, वहाँ पे लोगों का विचार अलग हो रहा है। तो अच्छी बात है, मुझे लगता है ये इंटरनली ये वही मज़हब के लोग ही इसको सुधार सकते हैं, बाहर से नहीं सुधर सकता। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा न्यूज़ में सीज फायर लगवाया अमेरिका ने, ऐसा बताया जा रहा है कि दैट अमेरिका का हाथ था सीज फायर लगवाने में, राइट। सीज फायर लगवाया जाता है, फिर उसके बाद बहुत सारी थ्योरीज निकल रही हैं, अलग अलग लोग अलग अलग थ्योरी देते हैं। बट एक थ्योरी ये आई कि दैट इंडिया ने किराना हिल्स पे जो हमला करा, उधर ऐसा बताया गया कि दैट उधर उनका कुछ न्यूक्लियर, उन्होंने कुछ वेपन्स रखे हुए थे जहाँ पे उनको नुकसान पहुँचा है, और उधर से कुछ रेडिएशन फैली है, जो अमेरिका की एजेंसी ने देखा कि दैट कुछ हरकत हुई है इधर न्यूक्लियर वेपन्स में एंड कुछ हो रहा है, तो वो इमिडिएटली उन्होंने सोचा कि इसमें दखलंदाजी देनी चाहिए। एंड इमिडिएटली रातों रात, जो अमेरिका ये बोल रहा था कि हमें कोई मतलब नहीं है आप क्या कर रहे हो, वी आर ओके, वो रातों रात बीच में आ जाता है, सीज फायर लगवाता है, एंड ऑन द अर्जेंट बेसिस उधर के राष्ट्रपति इधर के लोगों से कांटेक्ट करते हैं, पाकिस्तान के लोगों से कांटेक्ट करते हैं। आपका क्या कहना है इस पे? तो न्यूक्लियर थ्योरी वाली बात आ रही है कि दैट इंडिया ने कुछ, देखिए, अब भारत और पाकिस्तान ये एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि ट्रेड एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, राइट, और वाटर एंड ब्लड विल नॉट फ्लो टुगेदर, राइट। उन्होंने कहा है कि जो भी जो आतंकवाद है वो जीरो टॉलरेंस $0 आतंकवाद। तो बातचीत तो दोनों देशों के बीच में है ही नहीं। नॉट टॉक्स एंड टेरर आर नॉट गोइंग टुगेदर, ट्रेड एंड टेरर इज नॉट गोइंग, विल नॉट गो टुगेदर। सर, जब बातचीत नहीं कर रहे, और जिस प्रकार से हम लोगों ने 7 मई को उनके आतंकी गढ़ों को ध्वस्त किया, उसके बाद जिस प्रकार से मसूद अजहर गड़गड़ा करके बोला कि काश मैं भी मर जाता अपने परिवार के साथ, और 100 आतंकी मारे गए, उसके बाद जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पे हमला किया और उन्होंने हमारे मिलिट्री टारगेट्स को ऊपर ड्रोन्स और मिसाइल से फायर किया, उनको हम लोगों ने काउंटर किया, उनको बर्बाद किया। लेकिन हमने आतंकी गढ़ों पर हमला किया, राइट, उन्होंने भारत पे हमला किया, और हमने फिर रिटेलिएट किया। हाँ जी। वो रिटेलिएशन में जो टारगेट्स तकरीबन मैं कहूँगा कि 11 के आसपास जो एयरफील्ड्स उनके बर्बाद हुए, एयर बेसिस, और जहाँ पे काफ़ी कुछ होता है, हवाई जहाज होते हैं, और बड़े बड़े मैं कहूँगा कम्युनिकेशन, एयर डिफेंस, एयर स्ट्रिप्स, सब वो बर्बाद हुए। तकरीबन 17 एयर बेसिस पाकिस्तान में हैं, जिसमें से 11 को हम लोगों ने हिट किया। तो उसमें से सरगोदा जो है पंजाब में,
उसको भी ठेस पहुंची है जबरदस्त। नूर खान जो रावलपिंडी के नजदीक है, उसको भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया। तो हम देख सकते हैं कि सरगोदा के पास जो है, ये जो आपने नाम लिया किराना हिल्स, ये हैं। और वो जो हिल्स हैं वो नमक जो पाकिस्तान से एक आता है ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट आता है, वो नमक एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ, वो नमक जो है वो उसके वो पहाड़ हैं। और उसके अंदर उन्होंने गुफाएं बना रखी हैं जहाँ पे कहा जाता है कि न्यूक्लियर वहाँ पे उन्होंने अपने स्टोर कर रखे, जो भी उनका वेपन्स हैं या जो भी न्यूक्लियर का वो उधर रखा हुआ है। और अमेरिका का सरगोदा बेस में F-16 का बेस है। तो F-16 का सरगोदा में बेस होने के कारण कि वहाँ पे अमेरिकन पायलट्स रहते हैं। और इंजीनियर्स रहते हैं जो इनके पाकिस्तान के F-16 को अपग्रेड करने के लिए ट्रंप ने $390 मिलियन का ये एड दिया है उनको कि आप अपने जो हवाई जहाज हैं जो F-16 उन्होंने आतंक के बरखिलाफ लड़ने के लिए दिए थे, वो तो पाकिस्तान है, वो आतंक के बरखिलाफ नहीं, वो तो भारत के बरखिलाफ इस्तेमाल करता है। वो अमेरिका को मालूम भी है, पर ये कई बार लगता है कि दोहरी नीति जो अमेरिका की है, जो उनके खुद के रक्षा मंत्री कहते हैं कि 30 साल से अगर हम आप आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं, वो अमेरिका के कहने पर दे रहे हैं और यूके के कहने पर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं, उनके जो रक्षा मंत्री हैं। और ये जो उनके बिलावल भुट्टो जो बेनज़ीर का लड़का है, वो जो पुराना फॉरेन मिनिस्टर है, वो भी ये कह रहा है कि भैया हाँ, हमारा तो एक पास्ट है, हम तो आतंकी संगठनों को हमेशा हमें इस तरीके से सपोर्ट करते थे। तो ये देखने के बाद और जब हम लोगों ने फायर किया, सब रिटेलिएशन किया, तो कहीं पे हमारे जो ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं वो किराना हिल्स के आसपास और सरगोदा के आसपास जाके लगे, जो अब कहा जा रहा है कि वो न्यूक्लियर साइट्स थे जहाँ पे पाकिस्तान वहाँ पे न्यूक्लियर टेस्टिंग भी करता है। तो ये कोई ओपन में है वो नहीं सर। उधर एक चीज ये भी हुई कि दैट उसी के आसपास, उन्हीं दिनों के आसपास उधर अर्थक्वेक भी आता है, जो अंडरग्राउंड थ्योरीज हैं। हाँ जी, वो बलूचिस्तान का जो एरिया है वो पूरा जो एरिया आता है पंजाब बलूचिस्तान के जो रीजन है, वहाँ पे थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी ज़रूर है। पर अगर आप कोई न्यूक्लियर टेस्ट भी करते हैं, अंडरग्राउंड भी टेस्ट करते हैं, तो भी वो लिमिटेड एरिया में भूचाल आता है। और वो भूचाल तो आएगा, अगर आप न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे तो भूचाल आएगा। वो तो रेक्टर स्केल पे पट पट पट, वो तो विश्व में सब जगह पता चल जाएगा। यहाँ पे 4.5 का भूचाल आया है, या 6.5 का, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का, किस इंटेंसिटी का उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया है उससे। बस कुछ ना कुछ तो दाल में काला है वहाँ पर। और कहा भी जा रहा है, अफवाहें भी उड़ रही हैं कि रेडिएशन का लीक हुआ है, जिसमें चंद एक लोग अस्पताल में भर्ती हुए। और क्योंकि वहाँ पे अमेरिकन टेक्नीशियंस रहते हैं जो F-16 को अपग्रेड करने के लिए रखे गए, तो उन्होंने बताया कि जो यह हमला हुआ है अब ये बहुत नज़दीक है, अब कुछ गड़बड़ होने वाली है। इससे पहले कि ये पाकिस्तान कुछ और करे या पाकिस्तान का और ज़बरदस्त नुकसान हो जाए, क्योंकि अब हिंदुस्तान के ब्रह्मोस ने तो रास्ता देख लिया है और वो उसके ऊपर और 2-3 मारेंगे तो पाकिस्तान तो गया, और इर्द गिर्द जो है वो रेडिएशन फैलने का खतरा है। तो कहा जाता है कि उन्होंने अमेरिकन राष्ट्रपति को बताया, उनके उपराष्ट्रपति वांस जो भारत में थे जब इस तरह का हमला पहलगाम पे पाकिस्तान ने किया, तो ये सब जानते हैं। तो फिर पाकिस्तान ने राष्ट्रपति को बोला अमेरिका के, कि भारत को अगर आप बताएंगे तो ही होएगा। तो हम लोग तो किसी की मध्यस्थता चाहते ही नहीं है। हम कहते हैं कि हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ बैठ करके बातचीत करने चाहिए, तो पाकिस्तान तो आतंक का सहारा लेता है। तो फिर उनके DGMO ने, हम अपने DGMO से बात की, एक हॉटलाइन होती है दोनों देशों के इसमें, तो उसने फ़ोन किया 1 बजे किया। उस वक्त हमारे DGMO नहीं थे उधर, तो उन्होंने 3 बजे फिर फ़ोन किया कि कहा 5 बजे से हम लड़ाई रुकवाना चाहते हैं, अगर आप कहें। तो फिर हम लोग मान गए कि ठीक है, अगर आप घुटने टेक दिए हैं, आपको लग रहा है कि नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया, तो हमारा मकसद था आतंक के बरखिलाफ, और हमने जो मकसद था वो हल कर लिया है। और अगर आप इसको और बढ़ाना चाहेंगे तो हम तो तैयार हैं। तो उन्होंने किया 1.5 घंटे के बाद फिर से 5 बजे के बाद फिर उन्होंने ड्रोन मिसाइल्स, और तो उसका ज़बरदस्त जवाब मिला। पर उसके बाद फिर पाकिस्तान ठंडा पड़ गया। कम से कम पिछले 2-3 रात जो हैं, क्योंकि जो LOC के ऊपर लोग रहते हैं उनको बड़ा भारी नुकसान होता है। राइट।
सर अगर सारी चीज़ें हो भी जाएं तो ये जो टूटा हुआ पाकिस्तान है उसमें इंडिया को कोई प्रॉफिट है? अगर ये मिल भी जाए तो कोई इसका प्रॉफिट होगा? देखिएगा 71 में हम लोगों ने जब बांग्लादेश बनाया तो यही सोच करके बनाया कि जो टू नेशन थ्योरी नहीं, अब तो थ्री नेशन हो गया। हाँ, वो जो टू नेशन थ्योरी कहते, तो हमें लगा कि बांग्लादेश बनने के बाद बांग्लादेश, क्योंकि तकरीबन सब तरीके से भारत से ही घिरा हुआ है, हाँ, सिवाय 200 किलोमीटर का इलाका जो जहाँ से वो रोहिंग्या आते हैं चित्तगोंग हिल्स की तरफ, वो ही थोड़ा बांग्लादेश म्यांमार के साथ है। बाकी तो 4000 किलोमीटर से ज़्यादा इर्द गिर्द पूरा भारत ही है। लेकिन अब जो देखने को मिल रहा है बांग्लादेश में, इतना सब कुछ हमने करने के बाद, और वहाँ के लोगों को मुक्ति बाहिनी ने ही हमारी मदद की, हमने भी उनकी मदद की और बांग्लादेश बना करके दिया। लेकिन जिस मकसद से हम लोगों ने बनाया कि शायद शांति से रहेंगे, तो वो शांति तो ना बांग्लादेश ने देखी, और हिंदुस्तान या तो अब लगता है कि हो सकता है उनको वैसे ही रहने देते। अगर हाँ, उनको वही चाहिए था तो हम लोगों ने फिर उनको अच्छे दिन क्यों राइट, दिखाए। तो वो अगर बुरे दिन देखना चाहते हैं तो वो देखें। लेकिन पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है उसका एक अलग सा इतिहास है। वो हम लोग बांग्लादेश से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बांग्लादेश का बॉर्डर भारत के साथ जुड़ा हुआ है। राइट, राइट, बलूचिस्तान का बॉर्डर भारत के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। नहीं है, और उनका पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर जुड़ा हुआ है। और वहाँ के लोग बलूची हैं और काफ़ी पठान हैं। और वहाँ पे बलूचियों में काफ़ी कोई लोग हिंदुस्तान से भी गए हुए हैं, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद वहाँ जाकर अच्छा, के उधर सेटल्ड हो गए। बसे हुए हैं। और उसके अलावा जब आज़ादी का वक्त था 1947 में, जो खान है कलात के, वो आज़ादी चाहते थे और वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते थे, तो उन्होंने पाकिस्तान घोषित होने से पहले बलूचिस्तान को आज़ाद घोषित कर दिया था। और जिसकी पहल की थी जिन्ना ने ही पहल की माउंटबेटन के साथ कि बलूचिस्तान को आज़ादी चाहिए तो आज़ादी दे दी जाए। न वो भारत के साथ रहेगा न पाकिस्तान के साथ, और उनके साथ चंद एक और प्रोविंस हैं कलात के, वो भी मिला दिए जाए। तो ये जिन्ना ने चाल चली, और जिन्ना ने चाल चली, और वो खान जो कलात है उसको आज़ादी दिला करके 15 अगस्त की आज़ादी के बाद फिर अपनी बुरी नज़र उनके ऊपर डाली और उसको लेने की कोशिश की। और 1948 में फिर बलूचिस्तान ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया पाकिस्तान के साथ कि हम अब पाकिस्तान के साथ विलय करना चाहते हैं बलूचिस्तान। अच्छा, बलूचिस्तान हर हमेशा आज़ाद था अंग्रेज़ों के वक्त भी, और एक अलग सी ट्रीटी थी बलूचिस्तान की अंग्रेज़ों के साथ। तो जब ये हुआ तो खान ऑफ कलात जिसने ये दस्तखत किया, तो उनको ज़बरदस्ती उन्होंने दस्तखत किया, तो उनके जो भाई हैं, सगे भाई, वो उन्होंने विरोध प्रकट किया। और तब से लेकर के आज तक बलूचिस्तान जो है उसमें एक ऐसा मैं कहूँगा एक तकबा है जो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता है, आज़ादी चाहता है। और इसलिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जो है, ये लगातार पाकिस्तान की फ़ौज से लड़ रहे हैं। और फजलुर रहमान जो पाकिस्तान के ही सेनेटर हैं, उन्होंने नेशनल असेंबली में कहा है कि बलूचिस्तान के अंदर चंद एक ऐसे प्रोविंसेस हैं जहाँ पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराता है, और वहाँ बलूचिस्तान का झंडा लहराता है, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान की हुकूमत नहीं चलती है। तो कम से कम मुझे ऐसे लगता है कि अगर वो आज़ादी चाहते हैं, और बांग्लादेश से हमने जो सीखा और जो खोया और जो पाया, उसको देखते हुए लगता है कि बलूचिस्तान को, क्योंकि वो आज़ादी के उनको हक है, क्योंकि वो शुरू से ही उनके साथ जो किया वो अलग किया। क्योंकि फिर पाकिस्तानी कहेंगे कि साहब कश्मीर जो है वो, वैसे कश्मीर अलग है। कश्मीर को 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने दस्तखत किया, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, वो भारत के साथ किया, और कोई दस्तखत नहीं कर सकता है। अगर कोई कहता है कि साहब शेख अब्दुल्ला ने क्यों नहीं किया, या कोई नहीं कर सकता था, सिर्फ महाराजा हरि सिंह ही, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के महाराजा थे, वो ही दस्तखत कर सकते थे, और उन्होंने दस्तखत किया तो भारत के साथ विलय का दस्तखत किया। पर लेकिन जिन्ना जो है और उनकी जो पाकिस्तान की जो
कबाली हैं जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो हम लोग खैबर पख्तूनवा बोलते हैं, वहाँ से आकर के उन्हें सोचा कि 26 अक्टूबर को ईद थी 1947 में। अच्छा। तो उन्होंने सोचा कि 22 अक्टूबर को अगर हम चलेंगे मुजफ्फराबाद से तो ईद मनाने के लिए हम 26 तक तो श्रीनगर पहुंच जाएंगे। और वो कुछ हद तक कामयाब भी हुए। और जब हिंदुस्तान की फौज 27 अक्टूबर को पहुंची श्रीनगर को बचाने के लिए, जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए, वो सिर्फ श्रीनगर से 50 किलोमीटर की दूरी पर ही थे। बारामूला तक वो पहुंच चुके थे। और क्योंकि उन्होंने वहाँ पे उस वक़्त अपने मकसद से हट करके वहाँ पे औरतों के साथ बलात्कार किया, कई औरतों को खून किया, उनके हीरे जवाहरात सब लूटे, और उसमें वो जो कबाली आए थे वो सब लूटने में वापस गए अपने घर में रखने के लिए, और फिर लड़ने के लिए वापस आए। तब तक देर हो चुकी थी। भारत ने जो काम किया वहाँ पे, क्योंकि भारत की जिम्मेवारी थी, क्योंकि महाराजा ने भारत के साथ विलय किया, तो भारत ने फिर उनकी मदद की। और अब ये जो पूरा जम्मू कश्मीर जो महाराजा का था, जिसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी शामिल है, वो पूरा हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। इसलिए प्रधानमंत्री बोलते हैं अगर हम बातचीत करेंगे तो सिर्फ पीओके की करेंगे और किसी की नहीं करेंगे। सर एक चीज़ है, जब एक देश का सोल्जर दूसरे देश में गलती से चला जाता है या किसी ऑपरेशन करते वक्त फंस जाता है या उनका हमारे इधर आ जाता है, तो उसके साथ क्या ट्रीट होता है, मतलब हाउ आर्मी ट्रीट देम? ये है कि हम लोग, मेरे वक्त भी हुआ, कई लोग आते हैं गलती से आ जाते हैं, तो हम लोग वापस करते हैं। अच्छा। और अनलेस अनटिल वो जासूसी करने के लिए आया है तो पता चल जाता है, क्योंकि जब कोई भी आता है हम उसको पकड़ते हैं, तो जब बातचीत करते हैं तो बातचीत से पता चल जाता है। ऐसे नए एक्सपर्ट इंटरोगेटर्स होते हैं, वो समझ जाते हैं। तो अगर हमें पता चल गया कि गलती से आया है, मौसम ख़राब था या किसी कारण से आया, तो छोड़ देते हैं। जैसे अभी बीएसएफ का जो पाकिस्तान में चला गया था, उसको उन्होंने वापस कर दिया। अब हमारे पास उनके लोग होते हैं, हम उनको वापस कर देते हैं। कई बार मछुआरे दिखते हैं, कई बार पकड़े जाते हैं ओशन में, उनको हम वापस। तो ये नॉर्मल है। मकसद ये है कि दोनों देश अपने अच्छे संबंध रखने के लिए, जो गलती तो हो जाए, अब एक वक्त बिल्कुल, मतलब कई बार नज़र नहीं आता है, गलती से चला गया है, गलती से। जब तक आपका इंटेंशन साफ है, वो साबित हो जाता है, तो फिर अमूमन वापस कर दिया जाता है। बट जैसे जब इंडियंस पाकिस्तान चले जाते हैं एक्सीडेंटली या ऑपरेशन करते वक्त वो फंस गए उधर, पकड़ लिया उनको, तो मतलब ऐसी काफ़ी सारी खबरें देखी हैं, उन्होंने बताया भी है कि दैट वो बहुत मतलब ह्यूमिलेट करते हैं। ये जो है, ये पाकिस्तान की फितरत है। ये पाकिस्तान जो है, कई बार हमारे 54 प्रिजनर्स ऑफ वॉर पाकिस्तान में थे 1971 की लड़ाई के बाद, जब हमने 93,000 उनके प्रिजनर्स ऑफ वॉर छोड़े। उन्होंने हमारे ये 54 आदमी नहीं छोड़े। और आज तक पता नहीं चला। अब तो मुझे लगता है सब गुजर ही गए होंगे। तो पाकिस्तान की फितरत है, वो पाकिस्तान इस तरह करता है। पर जब वो वापस आते हैं, अगर आया ही नहीं, मर ही गया, तो समझ लो कि पाकिस्तान ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, इसलिए वो मर गया। लेकिन जब वो वापस आते हैं, जैसे अभी बीएसएफ का जवान है, तो इसका मेडिकल होता है, इसका इंटरोगेशन होगा कि उन्होंने उसके कि किस प्रकार से उन्होंने सलूक किया, और फिर उसका हम उनके साथ टेकअप करते हैं कि आप अगर इस तरीके से सलूक करेंगे, ह्यूमन राइट्स के बरखिलाफ लड़ाई में तो जिनीवा कन्वेंशन होता है, पर नॉर्मल ह्यूमन राइट्स के बरखिलाफ, तो फिर आपके साथ हम भी वही सलूक करेंगे, क्योंकि बॉर्डर है। कभी कभी उनके भी आदमी आते हैं, ऐसे तो है नहीं कि हमारे ही जाएंगे गलती से, उनके भी गलती से आएंगे, तो एक जैसे हैं। तो फिर वो जानते हैं टिट फॉर टैट होएगा, तो अमूमन नहीं करते, पर अगर किया तो फिर हम छोड़ते तो है नहीं। ओके, मतलब अगर गलती से जाते हैं तो वो भी कभी कभार छोड़ देते हैं और हम भी छोड़ देते हैं। अभी जैसे बीएसएफ का लड़का छोड़ा है, ये जो प्रसन्न, या क्या नाम उसका है, बीएसएफ का लड़का जो फिरोजपुर में गलती से चला गया, वापस आ गया है। तो अब जब आज उन्होंने 10:30 बजे सवेरे वापस किया है, तो इंटरोगेशन हुआ होगा, मेडिकल हुआ होगा, पता चल जाएगा कि उसके साथ के 3rd डिग्री मेथड से उसके साथ इंटरोगेशन क्या वो खुद भी बोलेगा, तो वो बता देते हैं कि क्या है करके। बट अगर मैं आपसे पूछूं ऑन ग्राउंड रियलिटी, आपने तो बहुत लंबा सर्व करा है, क्या 3rd डिग्रीज वगैरह तो होते ही होंगे चीज़ें? सबके साथ नहीं करते वो, कोई भी जो अगर 3rd डिग्री किया होगा, जैसे कारगिल में किया, कालिया है, बाकी सब लोगों के साथ जो किया उन्होंने, वो तो बेचारे मर ही गए। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एक देश जो है
ऐसी मानसिकता के साथ होगा। उन्होंने तो अपने जवान भी लेने से मना कर दिए, हमने दफनाए उनके जवान। तो ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान अपने ही जवानों को लेने से कतराता है और दफनाए हमने उनको। तो पाकिस्तान जो है ये नापाक हरकतों के लिए उसकी फितरत जानी जाती है। आप सर तब से सर्व कर रहे हो जब से इंडियन आर्मी में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, न्यूक्लियर पावर नहीं था इंडियन नेशन, फिर न्यूक्लियर पावर बन गया इंडिया। न्यूक्लियर सर, ऐसा बोला गया है कि दैट न्यूक्लियर बॉम्ब्स कैन डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड, राइट? बट मैनकाइंड का दिमाग ऐसा है कि दैट दे हैव प्रिपेयर्ड अ न्यू वेपन, बायोलॉजिकल वेपन्स, राइट? ये बायोलॉजिकल वेपन्स को कहा जाता है ये न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। वाई सो? देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन्स ऑफ वॉर, दे आर वेपन्स ऑफ डेटरेंस, कि आप डेटर करने की, लड़ाई नहीं लड़ना, ये थोड़ा बच के। बायोलॉजिकल कोविड इज ए बायोलॉजिकल वॉरफेयर। अब बायोलॉजिकल वॉरफेयर में आपने देखा कोविड में कितने लाखों लोग मर गए, शायद पूरे विश्व भर में करोड़ों लोग मर गए होंगे। तो ये बायोलॉजिकल है, दिस इज अ बायोलॉजिकल वॉर। तो मतलब बार बार अमेरिका कह रहे कि चीन के वुहान प्रोविंस से शुरू हुआ और वो पूरे विश्व भर में फैल गया। तो बायोलॉजिकल जो है ये तो और भी खतरनाक है। मतलब किसी और देश पे कोई वायरस या किसी चीज से हमला करना, किसी कहीं से भी हो सकता है। अब आप देखते हैं कि जानवर, आप अगर आपके पास पोल्ट्री है और आपने बहुत सारे पाल रखे हैं मुर्गियां, आप देखोगे रातों रात मर जाएंगी। वो बर्ड फ्लू हो गया, रातों रात मर गए। तो कहीं गलती से कुछ आ गया, घोड़े हैं रातों रात मर जाएंगे। तो ये जो बायोलॉजिकल है, किसी वायरस के द्वारा या किसी बैक्टीरिया के द्वारा या कोई ऐसे रोग जिसे बोलते हैं जिसके ऊपर कंट्रोल पाना, आपने देखा कोविड में कितने लोग मर गए, उसके बाद वैक्सीन आया। वैक्सीन हम लोगों ने सबने 3 लिए। अब उसको भी बोलते हैं कईयों को हार्ट अटैक हो गए, कहीं मर गए, कोई कुछ हो गया, उसके बाद कईयों को दिमाग कम हो गया, बोलते जो मर्जी के। मतलब एक तरीके से बायोलॉजिकल वॉरफेयर जो है वो भी उतना ही खतरनाक है जितना न्यूक्लियर या केमिकल। तो हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल, NBC। तो ये तीनों युद्ध जो है ये बैंड है और ये नहीं करने हैं। इसके सब कोई संधि दस्तखत करते हैं, लेकिन इसका उल्लंघन भी कभी कभी हो जाता है। अब हम ये कह नहीं सकते अभी तक तो ये कि कहाँ से शुरू हुआ बायोलॉजिकल वॉरफेयर, पर कोविड तो हुआ ना। मतलब जो नेशंस हैं वो ऐसे वेपन्स भी बनाते हैं दैट बायोलॉजिकल, बिल्कुल, पर उसके ऊपर सख्त कंट्रोल है। पर ये जो कोविड हुआ, किस लेबोरेटरी से वो बाहर आ गया, मतलब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट से वो वायरस बाहर आ गया और फिर वो फैल गया पूरे विश्व भर में। सर इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, बिकॉज इसीलिए सिविलाइजेशंस जो हैं वो समाप्त हो सकती हैं पूरे के पूरा। ये है सिवाय कॉकरोच जिंदा रहेगा। कॉकरोच जिंदा रहेगा? कॉकरोच जिंदा रह सकता है बिकॉज दे कैन हैंडल रेडिएशन, दे कैन विथस्टैंड। आदमी मर जाएंगे सारे, पर कॉकरोच जिंदा रहेगा। ऐसा क्यों? मतलब वो कॉकरोच की क्या मतलब दे कैन टॉलरेट रेडिएशन? एब्सोल्युटली दे कैन टॉलरेट एनीथिंग। कॉकरोच जिंदा रहेगा, आदमी मर जाएंगे। ओह माय गॉड। सर इंडियन सोल्जर की मैं साइकिक जानना चाहता हूँ, बिकॉज हम कोई काम करते हैं अपने फ़ायदे के लिए करते हैं जब भी कोई प्रोफेशन चुनते हैं सर। एक आर्मी, एक किसी देश का ऐसा प्रोफेशन होता है जहाँ पे इमोशनली भी इंसान बहुत बॉन्ड रहता है, एंड वो बाउंडेज इतनी ज़्यादा रहती है कि दैट पैसा नहीं चाहिए, एवरीथिंग इज़ एट रिस्क। अगर कोई लड़ाई पे जा रहा है सर, वॉरफेयर पे, तो एनीथिंग कैन बी हैपन, फैमिली जा सकती है एंड नो गारंटी, कोई वापसी की भी गारंटी नहीं है, और आपके साथ भी कुछ भी हो सकता है। बट फिर भी उनके अंदर देशभक्ति का इतना जज्बा रहता है दैट दे फाइट फॉर द नेशन, फॉर आज़ादी, फॉर एनीथिंग। साइकिक स्टेट ऑफ अ सोल्जर क्या होती है? आई वांट टू नो दैट इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कि पता होता है कि दैट कुछ भी हो सकता है, बट फिर भी दे डू। देखिए, एक तो ट्रेनिंग, दूसरा आपका जो परिवार है वो आपकी फौज है, और वो फौज में चाहे आपका बटालियन में हो, आप इन्फेंट्री में हैं या आर्टिलरी रेजिमेंट में या आर्मर्ड में, जिस कहीं पर भी है, तो वो आपका एक परिवार होता है। और आपको मालूम है कि सरकार आपके साथ खड़ी है कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो भी जाता है, कभी भी हो जाता है, तो सरकार आपके साथ खड़ी है, आपके परिवार के साथ खड़ी है। आपके जाने के बाद भी आपके परिवार की देखभाल होती रहेगी जैसे आप जिंदा हैं। आप जिंदा नहीं हैं, आप तो चले गए, आपने देश की सेवा करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, पर देश आपकी रखवाली करता है और यकीन करता है कि जो जवान
या अफसर है जो भी है, जो गुजर जाता है, उसको वो जो तनख्वाह मिल रही थी उस वक़्त, वो तनख्वाह उसकी बीवी को वो तब तक मिलती है जब तक वो ज़िंदा है। तो उसको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होएगी। आदमी नहीं है, वो आदमी नहीं होगा, लेकिन जो ज़िम्मेवारियाँ, जो पैसे के बच्चे पालना है, बड़े करना है, माँ-बाप देखने हैं, उनके लिए सरकार पूरा बंदोबस्त करती है। तो वो भी एक विश्वास होता है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरी टाँग चली गई या मैं मर गया या मैं ये हो गया, डिसेबल्ड हो गया, कोई चिंता नहीं, सरकार देखभाल करेगी। पर वो जो जज़्बा, जोश, जुनून जो हम कहते हैं, वो ट्रेनिंग से आता है। और जब आप देखते हैं कि भई मेरा साथी जो है, उसमें उतना जोश, तो आप पीछे नहीं हट सकते। और वो तकरीबन हिंदुस्तान की फ़ौज में एक इलाके के लोग ही एक रेजिमेंट में ऐसे होंगे, मिक्स बहुत कम है, जो एक्चुअली कॉन्टैक्ट में आते हैं। तो अगर मैं कुमाऊँ रेजिमेंट का हूँ और मेरे बटालियन के अंदर से पिथौरागढ़ के लड़के हैं या अल्मोड़ा के लड़के हैं, और तो अगर कोई भगोड़ा होता है तो वो ज़िंदगी भर गाँव में जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि गाँव में तो बोलेंगे तो भगोड़ा है, तो वो कैसे जिएगा, कैसे रहेगा। तो ये भी एक तरीके से उसके ऊपर तभी ये अलग-अलग रेजिमेंट्स बनाए गए हैं, सिख रेजिमेंट्स, अभी जैसे कुमाऊँ गोरखा। रेजिमेंट है, गढ़वाल रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है, राजपूत है, सिख है, सिख अलाई है, आसाम है, नागा है, बिहार है। ये अलग-अलग जो रेजिमेंट बनी है, पंजाब है, ये रेजिमेंट्स क्यों बनी है? मद्रास रेजिमेंट है, मराठास हैं, ये क्यों हैं? ये इसलिए है कि वहाँ के जो लोग हैं वहीं के आते हैं। तो वो अगर मैं और आप एक ही गाँव में रहते हैं, तो अगर लड़ाई से वापस आएँगे, तो अगर मैं भगोड़ा हो गया हूँ या भागने की कोशिश कर रहा था और आपने चुपचाप बोला ये जो ऐंठ मार रहा है ना, ये भाग रहा था लड़ाई में, तो बताइए बेइज्जती होगी। मेरे से तो कोई लड़की शादी नहीं करेगी, मेरे घर वाले भी बेचारे परेशान होंगे, ये कैसा लड़का आया है हमारा। तो ये एक तरीके से साइकोलॉजिकली और एक सोशल प्रेशर जो है वो भी एक काम करता है। पर इससे भी ज़्यादा जो काम करता है वो ट्रेनिंग, विश्वास, कि मेरा जो बड़ी है, जो मेरे साथ बंदा खड़ा है, वो मेरे को ही विल नॉट लेट मी डाउन, और मैं भी यकीनन उसको नीचे नहीं गिरने दूंगा। तो जो साथ में रहने के जो इच्छा है वो जोश दिलाती है, और देश की भावना जो है वो पहले दिन से ही, शुरुआत से ही, और जिसमें वो जुनून है, जिसमें वो जज्बा है, आप मैं कभी सोच ही नहीं सकता कोई पीछे भागेगा। अगर भागेगा तो कोई ना कोई उसको वही ठोक देगा। तो सवाल ही नहीं पैदा होता भागने का। और सोशल प्रेशर्स प्लस जो सेफ्टी भी, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं चला भी गया, मैं अगर कफन बांध करके भी चल रहा हूँ और मैं उस कफन में लपेट करके वापस भी आया, मेरे परिवार को दुख होगा कि मैं नहीं हूँ। पर जहाँ तक कि जो उनके परिवार की अगर जो सिक्योरिटी है। जीना है, उसमें सरकार यकीन करेगी कि कोई कमी पेशी नहीं होगी। एंड सर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि दैट जैसे अभी आप बडी की बात कर रहे थे, जो आपके साथ लड़ रहे हैं, आपके साथ रह रहे हैं, उनको मैंने शिवेंद्र कन्वर साहब का पॉडकास्ट करा था, तो वो पैरासेफ में थे, तो वही बता रहे थे कि दैट बहुत इमोशनल बॉन्ड हो जाता है आपके बडी के साथ, जो आपके साथ कई कई दिन, कई कई महीने, कई कई साल भी हो सकता है आपके साथ है, फैमिली से ज़्यादा आप उसके साथ रहते हो। सर जब एक ऐसे इंसान को आप खोते हो जो आपके साथ, जहाँ पे फैमिली नहीं है, वो वहाँ पे उस वक्त जब आप उसको खोते हो, तो वो जो इमोशनल बॉन्ड, वो कहते हैं ना बाउंडेज आता है एक इंसान के ऊपर, उसको कैसे हैंडल करते हैं? वो इमोशनल बाउंडेज कैसा होता है? देखिएगा, दुख तो होता है, इम्पैक्ट वो। दुख तो होता है, जिसके साथ आप रहे वो सब आपके बारे में ज़्यादा जानता है बनिस्बत आपका परिवार जो आपके बारे में जानता है। वो आपके बारे में बहुत कुछ जानता है, क्योंकि आप जब आए 18 साल या 19 साल में, और 18 साल आप अपने माँ बाप के साथ रहे, अपने घर पे रहे, तो 7-8 साल तक तो आपको मालूम ही नहीं है कि अब आप तो छोटे हैं, आप वो ही पाल रहे हैं और आप बड़े बन रहे हैं। तो 10-1 साल से आप जानने लगे अपने माँ बाप, अब मैंने क्या करना है करके, तब 18 साल बने। उसके बाद आप 20 साल 25 साल उन साथियों के साथ रहे जो आपके बारे में ज़्यादा जानते हैं, राइट। और सब कुछ जानते हैं आपके बारे में। और आप जब साथ में रह रहे हैं, खा रहे पी रहे, सब कुछ एक साथ कर रहे, तो वो जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त बॉन्डिंग है।
और इतनी बॉन्डिंग रहती है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे साथ तो सियाचिन में एक लड़का था जो गुजर गया, रमेश सिंह करके था, उसको कीर्ति चक्र मिला। तो जब वो इन्वेस्टिचर सेरेमनी होता है, जब राष्ट्रपति उनकी पत्नी को कीर्ति चक्र देती हैं, तो जब राष्ट्रपति उनकी पत्नी को कीर्ति चक्र दे रही थी तो मेरे साथ ही थी वो, तो वो अपने साथ एक 7 महीने का बच्चा लाई थी। तो वो उसका बच्चा था, वो रमेश का छोटा सा 7 महीने का। तो हो गया, उसके पिताजी फौज में थे, वो भी उसका पति भी फौज में था, उसके ससुर भी फौज में थे, तो तीनों के तीनों कुमाऊं रेजिमेंट में थे। तो जब रमेश गुजर गया सियाचिन में, तो फिर 7 महीने में तो थोड़ा दिन लगाव रहता है, थोड़े दिन बातचीत, तो उसके बाद परिवार है वो अपने अपने इसमें लग जाए। तो तकरीबन मैं कहूँगा 17-18 साल के बाद मुझे फ़ोन आया। अब बोले साहब वो मैं रमेश का भाई बोल रहा हूँ। मैं कहा अच्छा। मैं कहा कौन सा रमेश जो मेरे साथ पलटन में था और सियाचिन में था? बोले हाँ। अरे मैंने कहा आप कहाँ हो? बोले साहब मैं बैंक में नौकरी करता हूँ। मैं कहा वेरी गुड, कहाँ पे हो? बताया। मैं कहा बताओ, मैं आज इतने सालों के बाद आपने कैसे याद किया? मैं तो कभी उसके भाई से मिला नहीं, उसके परिवार से जरूर मिला था, जो पिताजी हैं और जो उसकी वाइफ थी। मैं कह बोले वो साहब रमेश का लड़का है, वो फौज में आना चाहता है। अरे मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या उम्र हो गई उसकी? बोले साहब अब तो 17-8 साल का हो गया है। मैं कहा बहुत अच्छा, उसको बताओ कैसे करें? बोले साहब वो 10वीं पास हो गया है और सब कुछ बिल्कुल फिट है। मैं कहा सोच लिया? उसकी माताजी से पूछा, माताजी क्या करती है? मैंने कहा। बोले साहब वो तो वैसी हैं और इसको पाला है और ये कहते हैं मेरे को फौज में आना है और मुझे उसी कंपनी में जाना है जिसमें उसके पिताजी थे, यानी उसके पिताजी ब्रावो कंपनी में थे, फोर कुमाऊं में। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी माँ जो है वो कतराई नहीं, उसने शादी भी नहीं की, एक ही लड़का उसको पाला और वो भी अपने पिताजी के बटालियन में जाने के लिए तैयार और खड़ा और आया। उसने 20 साल नौकरी करके अभी गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो बॉन्डिंग है, जो प्यार है, जो जोश है, जो जज्बा है, जो जुनून है, कोई नहीं डरता है कि मेरे पिताजी गुजर गए तो मैं क्यों फौज में जाऊँ, मेरे को ये हो जाएगा ना। ना वो डरा, ना उसकी माँ डरी। सबसे बड़ी बात तो ये है, कोई नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि जो आप कहते हैं ना कि क्या है, कैसा है वो, कैसे वो भारतीय सैनिक है, वो क्या पता नहीं क्या खाता है, पर ये देश की जो मिट्टी है वो उसमें जोश जज्बा जुनून डालती है, वो अपने मातृभूमि के लिए लिटरली आपकी बातें सुन के मेरे गूज बम्स आ गए। ये कहानी जो अभी आपने बताई, इट्स अ वेरी हार्ट वार्मिंग स्टोरी दैट एक इंसान है जो जिसको लूज कर दिया आपने एक जगह पे, बट उसका बेटा उस जगह पे दोबारा जाना चाहता है, वो वही काम करना चाहता है। इट्स अ एक्ट ऑफ ब्रेवरी सर। ब्रेवरी और जज्बा देखो, उस विधवा ने दोबारा फोन, मतलब शादी नहीं की, मेरे को कभी भी फोन नहीं किया। राइट कभी भी नहीं फोन किया उसने मेरे को कि मेरे को ये चाहिए। सरकार दे रही थी, रेजिमेंट का ही है तो देखभाल तो होगी, तो उसने कभी नहीं फोन किया। राइट। तो वो वीर नारी जो है, देखो उसमें कितना दम है, कितनी हिम्मत है। बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया और वो कहता है मैं जहाँ मेरे पिताजी थे वहीं जाऊँगा। राइट। मेरे को एक सवाल है दैट इंडियन आर्मी में बड़े इंटरेस्टिंग मैंने फैक्ट पढ़ा था सर, जब सैल्यूट करते हैं इंडियन आर्मी में तो इट इज लाइक दैट, एंड व्हेन अ एयर फोर्स जवान सैल्यूट इट इज लाइक दैट, एंड व्हेन अ नेवी जवान शूट इट्स इज लाइक दैट। तो व्हाई? ये है कि हम, ये पुरानी प्रथा है कि जब आप पूरा फ्लैट रखते हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है आपको मारने के लिए, मैं खाली हाथ हूँ। मैं आपको रिस्पेक्ट से मैं पूरा वो तो देखा कि खा लिया। जो एयरफोर्स के जो लोग काम करते हैं वो नॉर्मली ऐसे करके वो चले, और नेवी के बिल्कुल ही जो है उनका हाथ हमेशा गंदा रहता है क्योंकि वो शिप में काम करते हैं। तो वो गंदा हाथ दिखा करके आपको बुरा दिखेगा, तो वो अपना जो गंदा हाथ है जो वो अपनी तरफ रखते हैं।
ओके। कि और फिर आपको इज्जत देते हैं वो। आप लेफ्टिनेंट जनरल थे इंडियन आर्मी में, एक बहुत ही बड़ा ओहदा है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी इस ओहदे पे, राइट? हाउ इट वर्क्स, मतलब बहुत फैसिनेट करता है, मतलब आप पूरी आर्मी को कंट्रोल कर रहे हो, यू आर द सेकंड हाईएस्ट रैंक इन द आर्मी। मतलब इस पोजीशन के क्या रोल्स होते हैं एंड हाउ व्हाट दे डू? देखा क्या, फौज के अंदर जरूर हायरार्की है, या हर कोई ऊपर से नहीं टपकता है। Yeah. फौज के अंदर सब नीचे से ऊपर जाते हैं। राइट। तो एवरीबडी, मतलब ये नहीं कह सकता कि मैं ऊपर से नीचे, नहीं होता है, सब कोई वही हायरार्कियली ऊपर जाना पड़ता है। और फौज ए पॉलिटिकल होती है, फौज का कोई ये नहीं, जो भी सरकार है, जिस किसी भी सरकार है, हम भारत के लिए हैं, अपने संविधान के लिए हम लोग लड़ते हैं। तो ऐसे कुछ नहीं है, मतलब सब ने अपना अपना काम करना है। तो ये कहना कि सब कोई, जवान से लेकर के जनरल तक, सब एक दूसरे के साथ कंधा लगा करके काम करते हैं। और कोई भी जनरल नहीं बनता है सीधा, ये जन्म से हुआ, ये कोई नेपोलियन नहीं है यहाँ पे कि उसने लेकर के आया। तो वो नीचे से ऊपर जाता है, अपना आपकी मेहनत जर्नी करता है, जवानों के साथ कंधा से कंधा मिला करके काम करता है, और उसका दिल जीतता है, और उसके साथ उससे सीखता है, उसको सिखाता है। तो एक परिवार है, उस परिवार में कोई बुजुर्ग होगा, कोई गांव बूढ़ा होगा, कोई छोटा होगा, सब एक दिन तो पैदा नहीं होते ना, राइट। सब अलग अलग वक्त में पैदा होते हैं। तो सबकी जिम्मेवारी, अपनी अपनी जिम्मेवारी होती है। तो मकसद ये है कि सबको साथ में ले चलना, और यकीन करना कि प्रॉपर ट्रेनिंग, बिकॉज आप लोग ये कहते थे, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू विल ब्लीड इन वॉर। मतलब अगर Right. आप पीस टाइम में ट्रेनिंग करेंगे, अच्छा ट्रेनिंग करेंगे, तो लड़ाई में आपको दिक्कत नहीं होगी, राइट। अच्छा सर, आपकी जर्नी किस रैंक से स्टार्ट हुई थी इन द आर्मी? सेकंड लेफ्टिनेंट, अब तो वो सेकंड। रैंक नहीं रहा, अब तो लेफ्टिनेंट से होता है, पर हम तो सेकंड लेफ्टिनेंट से शुरू किए। ओके, सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट जनरल तक। हाँ, सेकंड लेफ्टिनेंट के बाद लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन, कैप्टन के बाद मेजर, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट के कर्नल के बाद कर्नल, कर्नल के बाद ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर के बाद मेजर जनरल, मेजर जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट। और हमारे बाद फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होते हैं, जो 4 स्टार जनरल होते हैं। ओके, तो मतलब आपने एक बहुत बड़ी एक मतलब मैं कहूँगा बहुत बड़ी जर्नी है आपकी इन द मैं इंडियन तो आर्मी। वो ऊपर वाले का की कृपा। सो आई होप आपको ये पॉडकास्ट में बहुत मजा आया होगा, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको सुनने को मिली होगी, कुछ इतिहास के बारे में भी समझ में आया होगा, कुछ ऐसी बातें इस पॉडकास्ट में जरूर हुई जो मैंने भी नहीं सुनी थी, जिनके बारे में मुझे भी नहीं पता था। सो इस पॉडकास्ट में आपको क्या अच्छा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको लगता है इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपको क्लैरिटी मिली है सिचुएशन के ऊपर, जियोपॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर अगर आपको क्लैरिटी मिली है, तो इस पॉडकास्ट को उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कर देना जिस भारतीय तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी होना इंपॉर्टेंट है। इस पॉडकास्ट को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, जो सेंसेशनल बड़ी न्यूज़ें चल रही हैं पूरी दुनिया में, ये हुआ ऐसा हुआ, एक्चुअली कोई एविडेंस नहीं है उन चीज़ों के, हर चीज़ का एविडेंस उनके पास नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आप क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ें, आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करें एंड चीज़ों को समझें। अगर आपको चीज़ों की शुरुआत पता होगी तो अंत में क्या हो रहा है तो आपको पता, आप क्लैरिफाई कर पाओगे। तो अगर आपको इस पॉडकास्ट से क्लैरिटी मिली है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इसको शेयर करें। मैं मिलता हूं किसी अगले एंगेजिंग एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए खूबसूरत टॉपिक पे। तब तक बने रहिए मेरे पॉडकास्ट पे। यू आर वॉचिंग द प्रतीक शो। जय हिंद, वंदे मातरम।